हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यूनिट नंबर 4 है हमारा बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। तो हम बात कर रहे हैं 2024-25 के फाइनल एग्जाम की। ठीक है ना। इस यूनिट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है वो नंबर 4 है। तो हमने कहा था जैसे कि हम यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी जो है वो लास्ट यूनिट है और इस यूनिट में हम देखेंगे कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम जिस यूनिट की बात करेंगे वो है यूनिट 4, बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। तो इस यूनिट के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसमें आपको जितने भी फाइनल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, वो है बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के विशेषताएं एवं निहितार्थ बताइए। यानी जो बाजार क्या होती है और बाजार किस प्रकार इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में जो है वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो उस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं होती है, निहितार्थ होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बाजार क्या होता है। बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां वस्तु या सेवा के खरीदार और विक्रेता लेन देन के लिए आपस में संपर्क करते हैं, संपर्क में रहते हैं। बाजार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या, वस्तु की प्रकृति, कंपनियों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता तथा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। तो एक बाजार में क्या होता है, एक बाजार में क्रेता होता है, विक्रेता होता है, कंपनियां होती हैं जो अपना सामान बनाती हैं और बेचती हैं। तो ये जो भी आर्थिक लेन देन होता है किसी एक स्थान पर, उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार प्रणाली है जिसमें बहुत अधिकांश संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं जो उद्योगों द्वारा तय की गई कीमत पर समान वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार है जिसमें अधिक संख्या में खरीदार होते हैं और अधिक संख्या में बेचने वाले होते हैं और एक निश्चित जो भी कीमत होती है उस पर लेन देन होता रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं एवं निहितार्थ। अब पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, इसकी विशेषता पहले ये होती है कि अधिकांश संख्या में खरीदार और विक्रेता, यानी यहां पर आपको क्या है, अधिकांश संख्या में खरीदार और विक्रेता मिल जाएंगे। बाजार में बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं। कोई भी खरीदार या विक्रेता अकेले बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं करता। ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि कीमत को अकेला व्यक्ति या अकेले बाजार की कीमत को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। सभी को समान अवसर मिलते हैं, यानी बाजार सबके लिए खुला होता है। कोई भी इस बाजार में आराम से अपने सामान को खरीद और बेच सकता है। उदाहरण, कृषि बाजार जैसे गेहूं या चावल का बाजार। ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे एक बाजार होता है, उस बाजार के अंदर बहुत सारे आपको दिख जाएंगे गेहूं या चावल का जो है वो सामान को बेचने वाले और खरीदने वाले। सामान वस्तु, समान वस्तुएं होती हैं लगभग। सभी कंपनियां एक जैसी वस्तुएं बेचती हैं। ग्राहकों को हर जगह समान वस्तु मिलती है, इसलिए वे किसी खास विक्रेता पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो इसलिए जो खरीदने वाले होते हैं वो किसी एक पे डिपेंड नहीं रहते। उन्हें जहां अच्छा सामान मिलता है वो वहां पर खरीद लेते हैं, क्योंकि एक जैसा ही सामान होता है। उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता, यानी उत्पाद एक जैसा ही होता है, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। जैसा गेहूं एक बंदा बेच रहा है वैसा दूसरा बेच रहा है। ठीक है ना। तो जहां पे जिनको जो अच्छा लगता है वो वहां पर खरीदते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, पूर्ण जानकारी। खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, यानी जो सामान बेच रहा होता है और जो सामान खरीद रहा होता है उसको पूरी जानकारी होती है, कौन सा सामान है, कितने का सामान है, क्या क्वालिटी है। सभी को मालूम होता है कि वहां पर किस कीमत पर वस्तु उपलब्ध होगी, कीमत पता होती है। गलत फहमी या भेदभाव की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि सारी जानकारी सबके पास होती है, तो कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, कोई गलत फहमी हो ही नहीं सकती। उदाहरण, बाजार में बिकने वाला शुद्ध दूध या सब्जियां। तो जो भी देखेगा वो उसको पता चल जाएगा भाई कि दूध शुद्ध है या सब्जी ताजी है या नहीं है। तो आराम से क्या करते हैं, उन सब चीजों को वो समझ जाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बाजार में पूर्ण जानकारी, यानी सभी सामान की जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है कि भाई उन्हें क्या सामान बेचना है और उन्हें क्या सामान खरीदना है। कंपनियों का स्वतंत्र प्रवेश और निकास होता है।
कंपनियां बाजार में आसानी से आ और जा सकती हैं, यानी जिस मर्जी कंपनी क्या कर सकती है, अपना सामान बना के बेच सकती है, यानी एंट्री कर सकती है आराम से भाई कि हमें सामान बेचना है, तो अपनी कंपनी आएगी बाजार में सामान बेचेगी। और अगर उसको लगता है कि भाई वो कंपनी जो है उस बाजार में जो सामान अपना नहीं बेच पा रही है, तो वो क्या करती है, आराम से उस बाजार को छोड़कर चली भी जाती है। अगर कोई कंपनी लाभ कमाती है तो नई कंपनियां आ जाती हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को लगता है भाई ये कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है मार्केट के अंदर, तो क्यों ना यही सामान बना के मैं भी अच्छा प्रॉफिट कमा लूं। ठीक है, यदि नुकसान होता है तो कंपनियां बाजार को छोड़कर चली जाती हैं। इससे बाजार में संतुलन बना रहता है, यानी जितने लोग आते हैं उतने लोग चले भी जाते हैं, यानी जिसका अच्छा सामान बिकता है वो मार्केट में टिका रहता है, जिसका नहीं बिकता है वो क्या होता है, मार्केट से बाहर आ जाता है। इसलिए संतुलन बना रहता है इसमें। ऐसा नहीं होता कि भाई कि एक ही प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हमेशा मार्केट में रहती हैं, तो आती और जाती रहती हैं। उदाहरण, सब्जी विक्रेताओं का बाजार में आना और जाना। ऐसे ही भाई कोई जो होता है, कोई भी सब्जी विक्रेता होता है, वो क्या कहता है, एक दिन बाजार लगाता है, 2 दिन अगर उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो कंटिन्यू रहता है, नहीं तो क्या होता है वो बाजार छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कंपनियों का जो स्वतंत्र प्रवेश और निकास भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है ना, मूल्यग्राही होता है, यानी इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइस रख सकते हैं। विक्रेता बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, वह अपनी मर्जी से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उसको भी अपना सामान बेचने के लिए वही प्राइस रखना पड़ता है। उदाहरण, शेयर बाजार में प्रत्येक निवेशक को बाजार मूल्य पर ही शेयर खरीदने या बेचने पड़ते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देखें, जैसे शेयर बाजार में होता है कि भाई आप एक शेयर खरीदें या 1000 शेयर खरीदें उस कंपनी का, या एक व्यक्ति खरीदे या अनेक व्यक्ति खरीदे, तो उनको सेम रेट पर ही वो परचेस करना पड़ता है। शून्य परिवहन लागत होती है इसके अंदर। तो संपूर्ण प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई लागत नहीं आती है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए स्थानीय स्तर पर बिकने वाली वस्तुएं, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, जो स्थानीय स्तर पर बिकने वाली वस्तु होती हैं उनको ही बेचा जाता है। तो ठीक है ना, तो इसमें परिवहन की लागत जो होती है वो शून्य होती है। संसाधनों की स्वतंत्र गतिशीलता होती है, यानी उत्पादन में उपयोग होने वाले संसाधन जैसे भूमि हो गया, श्रम पूंजी, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से जा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति को अगर लगता है भाई कि इस काम से दूसरे काम में जाने में ज्यादा फायदा, तो वो आराम से क्या होता है, एक काम को छोड़कर दूसरे काम को आराम से चले जाते हैं। उदाहरण, एक मजदूर कपड़ा उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आसानी से चला जाता है। तो मर्जी होती है भाई कि वो किसी भी उद्योग में काम कर सकता है। तो इन बाजारों की क्या होती है, ये विशेषताएं होती हैं। अब समझते हैं कि बाजार संतुलन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको समझना जरूरी है कि आखिर बाजार संतुलन क्या होता है। अगर हम बाजार में जाते हैं और जो भी सामान खरीदते हैं, देखते हैं, तो सामान की जो मांग कितनी है, आपूर्ति क्या है, किस तरह से बाजार जो होता है वो संतुलित रहता है। तो देखिए, बाजार संतुलन का आसान सा मतलब यह है कि किसी भी वस्तु या सेवा के लिए मांग यानी डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई समान हो। यानी कोई भी बाजार है उसके अंदर जितना सामान की जरूरत है उतनी सामान अगर आ रहा है, तो वो क्या होता है, बाजार का संतुलन होता है। जब खरीदार उतना ही खरीदना चाहता है जितना विक्रेता बेचने को तैयार हो, तब उस स्थिति को बाजार संतुलन कहते हैं। इस दौरान कीमत एक ऐसे स्तर पर स्थिर हो जाती है जहां ना तो सामान ज्यादा बचता है और ना ही खरीदारों को कम मिलता है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर आपूर्ति और मांग दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है ना, अगर देखें तो डिमांड और सप्लाई, यानी जिस जगह पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे डिमांड एक प्राइस पे क्वांटिटी जो मिल रही होती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं बाजार संतुलन। ठीक है ना, तो ये जो होता है हमारा बाजार का संतुलन होता है। ठीक है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो होता है वो होता है बाजार संतुलन, यानी जितनी मांग है और उतनी ही आपूर्ति हो रही है, तो वो बाजार क्या होता है, वो संतुलित बाजार होता है। आगे देखते हैं, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसे समझाइए और चित्र का उपयोग करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भाई अगर क्या हो जाए, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए एकदम से बाजार पर, तो उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर मान लीजिए किसी कोई वस्तु बाजार में है, ठीक है ना, एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो बाजार में क्या होगा, बाजार में ये हलचल होगी कि भाई कि सामान ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, मार्केट तक पहुंचाया जाए, ताकि उससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम समझें कि ये हमारी डिमांड है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, सप्लाई है, तो ये एक संतुलित है, संतुलन है। यहाँ पर देखते हैं तो ये संतुलन बिंदु है एक हमारा, कि जितना मांग है उतनी ही आपूर्ति है। लेकिन अगर क्या हो जाए, मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ जाए, शुरुआत में कीमत जो थी और जो हमारा संतुलन ये था, यानी अगर हम देखें तो हमारा जो प्राइस है वो ये है, और जो हमारी क्वांटिटी है वो ये है। ठीक है, यानी बाजार क्या है, बाजार संतुलित है इस रेखा पर।
लेकिन अगर एकदम से क्या हो जाए, मांग बढ़ने से ग्राहक अधिक मात्रा में खरीदना चाहता है, जिससे बाजार में कमी होने लगती है। यानी अब क्या चाहिए, डिमांड का स्तर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी मार्केट में क्या हो गया है, डिमांड बढ़ गई है। और जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, बाजार में कमी होने लगती है। तो हम देखेंगे भाई कि पहले डिमांड ये थी, लेकिन अब डिमांड ये हो गई। यानी ये क्या दिखाई दे रहा है कि हमें कमी दिखाई दे रही है, कि भाई इतना सामान जो है वो कम है मार्केट में। तो अब क्या होगा, तो विक्रेता ऐसी स्थिति का जवाब कीमत बढ़ा कर देगा। तो उसको पता लग जाएगा भाई मांग की कमी है, तो हम क्या कर दे, क्यों ना प्राइस बढ़ा दे, उससे क्या हो जाएगा, हमें फायदा होगा। तो तुरंत क्या करेगा, जो उत्पादक होगा वो क्या करेगा, सामान का जो प्राइस होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, नया प्राइस। ठीक है ना, यानी वो जैसे इसको पता लगेगा भाई कि मांग ज्यादा हो रही है, वैसे ही वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। क्योंकि जब मांग ज्यादा होती है तो उस समय खरीदार जो होता है वो किसी भी कीमत पर सामान लेने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और उस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, एक नया जो है वो संतुलन लेवल देखने को मिलता है। यानी जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही हमें देखने को मिलता है मांग भी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी प्राइस बढ़ेगा अगर मांग बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और जो संतुलन होगा एक नए बिंदु पर आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे ही, कीमत बढ़ने पर कंपनियां उत्पादन बढ़ाती हैं, जिससे संतुलन मात्रा Q1 से बढ़कर Q2 की तरफ चला जाता है, और नया संतुलन बिंदु बनता है ये F। यानी अब बनेगा क्या, नया संतुलन बिंदु। तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि मांग बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत और बाजार में वस्तु की मात्रा दोनों बढ़ जाती है। यानी जैसे ही मांग बढ़ेगी तो इसका नतीजा हमें क्या देखने को मिलेगा कि वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी, यानी प्राइस भी बढ़ेगा, और प्लस में वस्तु की मात्रा यानी क्या बढ़ेगी, क्वांटिटी भी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वस्तु की मांग बढ़ने पर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी वस्तु की मांग कम है तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझाइए और चित्र का उपयोग करें। ठीक है, वही चीज थी, पहले क्या था, वस्तु की मांग बढ़ गई थी। अब वस्तु की मांग कम हो जाए तो क्या होगा, मांग बढ़े तो समस्या बाजार में, और घटे तो भी क्या होता है, समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें सेम वही ग्राफ है, पहले क्या था, डिमांड ज्यादा थी, अब क्या होती है, डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। तो पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा संतुलन बिंदु जो था वो क्या था, इस प्राइस पे हमारा जो क्वांटिटी थी ये थी, लेकिन जैसे ही डिमांड कम होती है वैसे ही हमारा क्या होता है, संतुलन बिंदु भी क्या होता है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, यानी ये हो गया, अब कम हो गया। अब कम होने पर इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग घटती है तो बाजार में क्या होता है, जैसे ही क्या हुआ, मांग में क्या आई है, कमी आई है, डिमांड क्या हुआ है, हमारा कम हुआ है। मांग कम होने पर विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत घटा सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, उनको पता है कि भाई की मांग कम हो रही है, तो क्या करेंगे, सामान बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, कीमत को घटाना पड़ेगा, तो कीमत घटा देंगे। कम मांग का मतलब कम लोग खरीदेंगे, इसलिए वस्तु की कुल बिक्री भी घट जाएगी, बिक्री भी घटेगी। उत्पादन अपनी उत्पादन क्षमता या स्टॉक को घटा देते हैं ताकि अनबिके माल अतिशेष का बोझ ना पड़े। ठीक है, एक तो मांग कम हो गई है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम किस लिए करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई जो भी अन स्टॉक जमा ना हो जाए बहुत सारा, उसको भी तो क्या करना है, बेचना है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब कभी भी वस्तु की मांग में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव क्या हो गए। अभी तो हमने देखा भाई कि मांग में, यानी मांग जब कम ज्यादा होती है तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब समझते हैं कि अगर आपूर्ति में परिवर्तन आ जाए तो बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले जो हमारा था, इस प्राइस पे जो था, तो ये जो थी हमारी क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, तो ये हमारी क्या थी, इक्विलिब्रियम लेवल ये हमारा, यानी ये हमारी जो थी सप्लाई थी, और ये हमारी डिमांड थी, और ये हमारा क्या था, एक इक्विलिब्रियम लेवल यानी संतुलन बिंदु था। लेकिन अब क्या हुआ, सप्लाई जो बढ़कर क्या हो जाती है, यहां चली जाती है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ते ही क्या होता है, हमारा प्राइस, यानी जब सामान ज्यादा होता है तो प्राइस में हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस, यानी प्राइस क्या होता है, वो कम हो जाता है। और जैसे ही प्राइस कम होता है वैसे क्वांटिटी क्या देखने को मिलती है, हमारी क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी प्राइस के कम होने से क्वांटिटी पे क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। जब उत्पादन लागत की कीमतें घटती हैं तो आपूर्ति बढ़ती है। यानी अगर हम क्या करेंगे भाई, जो सामान बना रहे हैं अगर उनकी कीमत कम हो जाए, यानी जो भी हमारा कच्चा माल है और वो जो भी चीज सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपूर्ति बढ़ जाती है, और आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है। जब उत्पादन लागत की कीमतें बढ़ती हैं तो आपूर्ति घटती है और आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। तो दोनों चीज देखने को मिलेगा। अगर जो लागत है वो कम होगी तो सामान ज्यादा, यानी आपूर्ति ज्यादा होगी। वहीं अगर लागत बढ़ जाएगी तो आपूर्ति क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है,
तो जैसा हमने देखा एक्स लिखेंगे कैसे इसको, एक्स एक्स पर मांग व आपूर्ति की मात्रा, वाई एक्स पर मूल्य दिखाता है, तो हमने देख रखा है ये। उसके बाद मांग वक्र एस प्रारंभिक आपूर्ति वक्र ई संतुलन बिंदु यानी मूल मात्रा पी और क्यू था, पहले हमने देखा पी और क्यू था। लेकिन आपूर्ति बढ़ने से क्या होता है, हमने देखा जैसे ही आपूर्ति बढ़ती है, यानी जैसे ही हमने आपूर्ति को बढ़ाया, आपूर्ति बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारा जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो अधिशेष आपूर्ति कारण मूल्य पी से घटकर P1 हो जाता है। मूल्य गिरने से मांग का विस्तार, यानी जैसे मूल्य गिरेगा वैसे क्या होगा, सामान का जो वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी। यानी जैसे अगर किसी वस्तु का जो मूल्य गिरता है तो लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं, तो आपूर्ति भी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, जब तक अधिशेष समाप्त ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये तब तक चलेगा जब तक जो बचा हुआ सामान है, अधिशेष जो है वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक सामान बिकेगा। नया संतुलन ई पर बनता है जिसमें मात्रा क्यू और मूल्य पी हो जाती है, तो नतीजन संतुलन मूल्य घटता है और संतुलन मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी जब आपूर्ति ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, प्राइस कम करना पड़ता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक क्या हो कि जो मांग और पूर्ति जो है वो बराबर ना आ जाए, संतुलित ना हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपूर्ति में कमी हो जाए, ये तो हमने देखा ज्यादा हो गया, अगर आपूर्ति में कमी हो जाए, यानी पहले हमारी सप्लाई जो थी क्या थी, इस लेवल पे थी, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी चल रही थी, लेकिन किसी कारण क्या हुआ, हमारी जो पूर्ति थी वो क्या होगी, उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। जब कमी आती है तो प्राइस में क्या आता है, डिफरेंस आता है, और क्वांटिटी में भी क्या आता है, डिफरेंस। ठीक है ना, प्राइस जैसे ही जैसे ही क्या देखते हैं आपूर्ति बढ़ती है, वैसे ही क्या होता है, प्राइस जो होता है, आपूर्ति कम होगी यानी सामान कम बनेगा मार्केट में, तो उससे क्या होगा, जो आपूर्ति होगी, आपूर्ति क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपूर्ति जब कम होगी तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, जब क्वांटिटी कम होगी तो अपने आप क्या होता है, सामान का प्राइस जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो एक्स अक्ष पर मांग और आपूर्ति की मात्रा तथा वाई अक्ष पर मूल्य दर्शाता है। ठीक है, ये जो था हमारा भी प्रारंभिक मांग वक्र है और अप्रारंभिक आपूर्ति है, तो ये हमारा जो है वो प्रारंभिक देखते हैं हम, ये सॉरी ये प्रारंभिक था हमारा, प्राइस और इस क्वांटिटी में समान था। आपूर्ति में कमी होने से आपूर्ति वक्र से खिसक जाता है, यानी जैसे ही कमी होगी वैसे क्या होगा, हमारा वक्र इस साइड खिसकेगा। तो इस दौरान क्या होगा, मौजूदा मूल्य पर अधिशेष मांग एक्स डिमांड हो जाएगी, यानी अब क्या है, देखिए सामान कम है और सप्लाई कम है और मांग क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और जैसे अधिशेष मांग कम आपूर्ति कारण मूल्य पी से बढ़कर P2 तक जाता है। ठीक है ना, प्राइस यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही मांग की कमी होती है वैसे प्राइस क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ने पर मांग संकुचित हो जाती है, सामान बढ़ता है, तो आपूर्ति का क्या होता है, विस्तार होता है। यानी भाई जैसे ही क्या होगा, किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा सामान लेना शुरू कर देंगे। ये तब तक जारी रहता है, तब तक अधिशेष मांग समाप्त नहीं हो जाती। तो ये तब तक रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। तो नया संतुलन E2 पर स्थापित होता है जहां मात्रा OQ2 और संतुलन मूल्य OP है। ठीक है ना, तो ये यहां से शिफ्ट होकर कहां पर आ जाता है, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से, यानी कि अगर आपूर्ति की कमी हो रही है या आपूर्ति ज्यादा हो रही है तो इससे दोनों पे क्या होता है, मार्केट पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो मार्केट को क्या करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। और ये कब कैसे होता है, ये प्राइस और क्वांटिटी के कमियां ज्यादा होने से होता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो संतुलन मूल्य OP से बढ़कर OP2 हो जाता है, हमने देख ही लिया है, और संतुलन मात्रा OQ से घटकर O2 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये इधर घट जाएगी, प्राइस जो हमारा वो बढ़ जाएगा, और जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, वो घट जाती है। ठीक है ना, तो ये तब तक चलता रहता है जब तक संतुलन बिंदु पर ना आ जाए, मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो संतुलन बिंदु पर ना आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी होती है तो बाजार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो हमने देखा भाई मांग बढ़ रही है या घट रही है, पूर्ति बढ़ रही है या पूर्ति क्या हो रही है, आपूर्ति क्या हो रही है, वो कम हो रही है। लेकिन जब दोनों मार्केट में एक साथ हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाजार पर। तो देखिए ऐसी स्थिति में तीन संभावनाएं देखने को मिलेंगी हमें। पहली संभावना क्या है, यदि मांग पूर्ति से ज्यादा कमी हो, यानी जो हमारी मांग है वो पूर्ति से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा अ, ये हमारा हो गया सप्लाई, ये हो गई डिमांड। ठीक है, तो हमारी सप्लाई जो है, तो क्या कह रहा है, यदि मांग पूर्ति से ज्यादा कमी हो, यानी मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या हो, कम हो, यानी अगर हम देखें तो मांग हमारी क्या है, डिमांड ज्यादा हो जाए और पूर्ति क्या हो जाए, वो कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो पहले जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, पहले 100 पेन खरीदने और बेचे जाते थे, कीमत 50 थी, अब मांग 80 पेन की हो गई है, लेकिन पूर्ति 90 पेन की रह गई है। यानी क्या था, पहले 100 पेन खरीदे जाते थे और कीमत कितनी थी, 50, लेकिन अब 80 पेन है, लेकिन पूर्ति कितने की हो रही है, 90 की हो रही है। क्योंकि बाजार में पेन अधिक उपलब्ध है तो कीमत घट जाएगी। यानी कि
जितनी जरूरत से ज्यादा अगर कोई सामान बाजार में रहता है और जब वो बिकता नहीं है तो क्या होता है, उसका प्राइस क्या करना पड़ता है, गिराना पड़ता है। तो संतुलन मूल्य कीमत और संतुलन मात्रा संख्या दोनों में कमी होगी, ठीक है। तो दोनों में यानी क्या देखना पड़ेगा, मांग में भी कमी होगी और पूर्ति में भी कमी होगी। क्यों? क्योंकि जब सामान ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, उसे कम खरीदेंगे, तो उसका प्राइस भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, यदि मांग में पूर्ति से कमी हो, यानी मांग में पूर्ति से कम कमी हो, मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या है, वो कम है। यानी कि मान लीजिए पहले 100 पेन खरीदे और बेचे जाते थे, कीमत कितनी थी, 50 रुपए थी। अब मांग कितनी हो गई है, 90 पेन की रह गई है, लेकिन पूर्ति कितने की है, 80 पेन की रह गई है। यानी पहले 100 पेन खरीदे और बेचे जाते थे तो कीमत 50 थी, लेकिन अब क्या है, 90 पेन ही रह गई है, लेकिन पूर्ति कितने की हो रही है, 80। यानी पूर्ति में क्या देखने को मिल रही है, कमी। तो मांग अधिक है लेकिन पूर्ति कम होने के कारण कीमत बढ़ जाएगी। जैसा हमने देखा कि जैसे ही किसी वस्तु की जो होती है वो मांग बढ़ती है, ठीक है ना, लेकिन आपूर्ति कम होती है तो उसकी क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। तो संतुलन मूल्य बढ़ेगा और संतुलन मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। यानी संतुलन मात्रा क्या है, घटी है, और मूल्य क्या है, वो बढ़ा है। कब होगा ऐसा, यदि मांग में पूर्ति से कम कमी हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि मांग और पूर्ति दोनों समान रूप से घटे तो, यानी मांग में भी कमी आ रही है और पूर्ति में भी कमी आ रही है, तो ऐसी क्या स्थिति होगी, नॉर्मल से आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी जब दोनों में एक साथ कमी होगी तो संतुलन बिंदु क्या होगा, समान ही होगा। पहले 100 पेन खरीदे और बेचे जाते थे, कीमत 50 थी। अब मांग और पूर्ति दोनों 90 पेन की हो गई है, तो मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहेगा, इसलिए कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। जब मांग और पूर्ति दोनों एक साथ परिवर्तित होती है तो जो संतुलन होता है वो क्या होता है, वो बराबर बना रहता है, यानी बाजार संतुलन में रहता है। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन परिस्थितियों के बारे में पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। जैसे अगर मांग में परिवर्तन होता है, जब मांग में परिवर्तन होगा तब उस समय जो प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, इनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैसे मांग बढ़ती है तो हमारा संतुलन जो मूल्य है वो भी क्या होगा, प्राइस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और संतुलन मात्रा पर प्रभाव क्या पड़ेगा उसका, वो भी बढ़ेगी, क्वांटिटी। अगर मांग घटती है तो क्या होगा, तो क्या होगा, संतुलन मूल्य क्या होगा, घटेगा, और जो संतुलन मात्रा होगा वो भी क्या है, घटेगी। आपूर्ति में परिवर्तन, जब मांग अपरिवर्तित हो, अब जब मांग आपूर्ति में परिवर्तन होता है तब क्या होगा, आपूर्ति अगर बढ़ती है, ठीक है ना, अगर हमारी आपूर्ति बढ़ रही है तो इसमें क्या होगा, जो हमारे प्राइस होगा वो क्या होता है, वो घटता है। जैसे हमने देखा जितने ज्यादा सामान मार्केट में होगा उतना क्या होगा, प्राइस क्या होता है, वो घटता है। प्राइस तो घटेगा लेकिन जो हमारी क्वांटिटी, क्योंकि सामान जो होगा वो बिकेगा। आपूर्ति अगर घट जाए तो तब क्या होगा, संतुलन मूल्य क्या होगा, तब संतुलन मूल्य बढ़ेगा। और जो क्वांटिटी होगी, जो संतुलन मात्रा का प्रभाव होगा वो भी क्या है, वो भी घटता है। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मांग एवं पूर्ति दोनों में जब एक साथ परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या क्या दिखाता है हमें। तो मान लीजिए मांग में जितनी वृद्धि हुई उतनी ही अगर आपूर्ति में वृद्धि हुई तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, और संतुलन मात्रा क्या होगी, वो बढ़ेगी, यानी संतुलन की मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन जो मूल्य होगा वो क्या होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर मांग में वृद्धि जो है वो ज्यादा है और आपूर्ति में वृद्धि क्या है, वो कम है, तो क्या होगा, तो ऐसे में भी क्या होगा, जो प्राइस होगा यानी वो क्या होगा, वो बढ़ता है। ठीक है, और जो हमारी क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है, यानी संतुलन मात्रा का प्रभाव जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर मांग में वृद्धि कम है और आपूर्ति में वृद्धि ज्यादा है तो क्या होगा, तो ऐसे में जो हमारा संतुलन मूल्य होगा वो क्या होता है, वो घटता है, और जो हमारा संतुलन की मात्रा होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। वहीं अगर मांग में कमी और आपूर्ति में कमी दोनों बराबर है तो क्या होगा, तब वही रिजल्ट होगा, सेम एट इज, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा हमें, संतुलन मूल्य पे जैसा है वैसे ही रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है, और संतुलन मात्रा का प्रभाव क्या होगा, तो मात्रा क्या होगी, वो घटती है। अगर मांग में कमी ज्यादा है और आपूर्ति में कमी है तो क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें संतुलन मूल्य जो घटता दिखाई देगा, और जो संतुलन मात्रा का प्रभाव है वो भी क्या होगा, वो घटता दिखाई देगा। वहीं मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी हो जाए तो क्या होगा, उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो संतुलन का मूल्य का प्रभाव है वो बढ़ जाता है, और जो हमारी संतुलन मात्रा का प्रभाव है वो क्या होता है, सेम रहता है, अपवर्तित रहता है। वहीं मांग में कमी और बराबर किसके हो जाए, आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तब जो हमारा संतुलन मूल्य होगा क्या होगा, वो घट जाएगा, और संतुलन मात्रा का प्रभाव क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एमसीक्यू वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में पूछती है, तो आप इन तीनों को जो है वो जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी स्तर पर क्यों तय होती है जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। यानी क्यों कहा जाता है कि जहां मांग और पूर्ति बराबर है वही जो है बाजार का जो होता है वो संतुलन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब मांग ज्यादा होती है पूर्ति से अधिक, देखिए यदि 100 मोबाइल की मांग है लेकिन बाजार में सिर्फ 80 मोबाइल उपलब्ध हैं तो लोग मोबाइल खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जब सामान कम है और लोग ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, इससे कीमत बढ़ेगी। यानी जब एक सामान को एक से अधिक ज्यादा, एक से ज्यादा लोग लेने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाकर देने के लिए तैयार रहेंगे सामान की अगर जरूरत है तो बढ़ी हुई कीमत से कुछ लोग मोबाइल खरीदने में रुचि कम कर देंगे जिससे मांग घटेगी, और दूसरी और अधिक मुनाफे के कारण कंपनियां उत्पादन बढ़ा देगी। तो दो चीजें होंगी, पहला तो क्या होगा कि भाई कीमत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा ज्यादा है तो लोग, कंपनी को भी पता है भाई कि सामान बिक रहा है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, कीमत को बढ़ा देगी। और जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो वैसे ही कंपनियों को लगेगा कि भाई इससे ज्यादा मुनाफा है तो क्या करा जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो कंपनी क्या करेगी, और ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगी। यह तब तक चलेगा जब तक मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। तो ये तब तक करेंगे, यानी कि मान लीजिए सामान जो है वो कम है और लोग लेने वाले ज्यादा हैं, तो और प्राइस क्या है वो ज्यादा है, तो फिर कंपनियां क्या करेंगी, उनको पता भाई सामान बिक रहा है और प्राइस भी ज्यादा है तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए और जो नहीं लेने वाले हैं वो भी इसको लें। तो जब जितना सामान बनेगा और जितने लेने वाले हैं वो दोनों का जब इक्वल हो जाएगा तब वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो संतुलन का होगा। तो कंपनी हमेशा ऐसा ही करती है कि जब सामान क्या होता है, कम होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो कंपनी क्या करती है, और ज्यादा सामान बनाती है, और ज्यादा सामान बनाती हैं इसलिए कि जो भाई नहीं खरीदने के इच्छुक है, जो मार्केट में शॉर्टेज चल रही है उसको पूरा कर दिया जाए। और जब मार्केट में शॉर्टेज पूरी होती है तो बाजार जो होता है वो संतुलन में आ जाता है। ठीक है, और जब पूर्ति ज्यादा होती है मांग से अधिक, अब क्या है, पूर्ति ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, मान लिए यदि बाजार में 100 मोबाइल उपलब्ध हैं लेकिन लोग केवल 80 खरीदना चाहते हैं तो विक्रेता मोबाइल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। अब देखिए क्या है, मोबाइल क्या है, 100 उपलब्ध हैं लेकिन लोग क्या है, सिर्फ 80 खरीदने वाले हैं। और यहाँ पे क्या देखा था हमने, मोबाइल 100 थे और 80 लोग जो थे मोबाइल वो उपलब्ध थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मोबाइल तो 100 है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 80 हैं, यानी खरीदार कम है और विक्रेता ज्यादा है, सामान ज्यादा है। तो विक्रेता मोबाइल को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, इससे कीमत गिर जाएगी। वो अपना सामान बेचना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कीमत कम कर देंगे। कीमत कम होने पर अधिक लोग मोबाइल खरीदेंगे और कुछ कंपनियां उत्पादन कम कर देंगी। अब क्या होगा भाई, अगर मोबाइल हर कोई सस्ते में बेचेगा तो उसके बाद फिर कंपनी सोचेगी भाई इससे ज्यादा प्रॉफिट तो है नहीं, तो वो क्या करेंगी, सामान को बनाना कम कर देंगी। और यह तब तक चलता रहेगा जब तक मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए, तो वो तब तक उसको कटौती करेंगी जब तक जितने लोग हैं मार्केट में खरीदने वाले और जितने लोग हैं बेचने वाले वो दोनों क्या ना हो जाए, सामान जो है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये चीज चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, उच्चतम कीमत सीमा को परिभाषित कीजिए, उच्चतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। तो उच्चतम कीमत का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा इंटरफेयर ज्यादा करती है। यानी उच्चतम कीमत की सीमा का अर्थ क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, उच्चतम कीमत सीमा वह अधिकतम मूल्य है जिसे सरकार द्वारा तय किया जाता है, कोई भी विक्रेता उस मूल्य से अधिक पर अपने उत्पाद को नहीं बेच सकता। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना होता है। तो उच्चतम कीमत का मतलब है गवर्नमेंट जो होती है कि एक प्राइस सेट करती है कि भाई इससे ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते। यानी अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मार्केट संतुलन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि मार्केट का जो होता है एक संतुलन होता है, ये संतुलन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि आम लोगों को भी रिलैक्सेशन देना पड़ता है, तो इसलिए जो मार्केट संतुलन से कम जो गवर्नमेंट होती है एक प्राइस टैग तय कर देती है। ठीक है, मान लीजिए डिमांड ये है, सप्लाई ये है, ठीक है ना, और प्राइस ये है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस जो होती है वो सेट करती है जिसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम कीमत सीमा कहते हैं। ऐसा इसलिए गवर्नमेंट इसलिए करती है, इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देना होता है, जैसे दवाओं की कीमत, आवश्यक दवाओं पर सीमा ताकि सभी के लिए सुलभ हो। अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, अगर मार्केट संतुलन ज्यादा है और कुछ लोग गरीब हैं, अगर वो दवाइयों को यूज नहीं कर पा रहे हैं प्राइस की वजह से, तो समस्याएं आती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको क्या करती है, लेवल पर जो है उस प्राइस को सेट कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, उच्चतम कीमत सीमा। किराया नियंत्रण, घरों के किराए की अधिकतम सीमा तय करना कि भाई ज्यादा किराया ना देना पड़े लोगों को, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे भी
अधिकतम सीमा तय करती है। आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, चीनी आदि की कीमत नियंत्रण करती है। उनको लगता है भाई ये जरूरी चीजें हैं, इनके अगर दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो गरीब लोग हैं उन तक ये सब चीजें नहीं पहुंच जाएंगी, आवश्यक चीजें, तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, उच्चतम कीमत सीमा को जो है वो तय कर देती है। तो इसका निहितार्थ यानी महत्व क्या है, गरीब व मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर जरूरी वस्तुएं दिलाना काम होता है। काला बाजारी व गुणवत्ता में गिरावट का खतरा जो होता है उसको कम करना होता है। कम कीमत पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीजों को पहले से तय कर देती है। तो इसे क्या कहा जाता है, उच्चतम कीमत सीमा का निहितार्थ। ठीक है, आगे देखिए। एक होता है न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण का अर्थ समझाइए और न्यूनतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या होता है, न्यूनतम कीमत सीमा का अर्थ है, न्यूनतम कीमत सीमा का वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी वस्तु या सेवा को बेचना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह सरकार उत्पादकों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लागू करती है। आमतौर पर यह कीमत बाजार दर से अधिक होती है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें जो किसान वगैरह या ऐसे लोग होते हैं जो अपना सामान बेचना चाहते हैं और सर उनको लगता है कि भाई कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है वो लागत निकल नहीं पाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करती है, एक प्राइस तय करती है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए इस प्राइस पे अगर इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो संतुलन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक ऊपर की प्राइस लाइन बनाती है और उस पे क्या करती है, इसको तय कर देती है। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इसको तय कर दिया जाता है कि भाई इससे जो है कम पर कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है ना, तो इससे ऊपर खरीद सकता है लेकिन इससे कम, यानी ये जो है इस लाइन के नीचे कोई नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उनको प्रोत्साहन देना होता है जिन्होंने अपनी लागत लगाई होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये जो चीजें हैं वो तय करती है। उदाहरण, न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी, किसानों के लिए गेहूं धान आदि का न्यूनतम मूल्य। तो गवर्नमेंट ज्यादातर इसके लिए किसके लिए करती है, ये गरीब किसान वगैरह के लिए करती है, क्योंकि वो जो अपना उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में उनको क्या हो सके, मुनाफा मिल सके, फायदा हो सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन। ऐसे ही जो कामगार लोग होते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए उनकी जो मजदूरी होती है उसको तय कर दिया जाता है श्रमिकों के, ताकि उससे कम में उनको काम पे ना रखा जाए। निहितार्थ क्या है इसका, तो किसानों और श्रमिकों को निश्चित आय का आश्वासन मिल जाता है इससे। उन्हें अपने उत्पादन या श्रम में कमी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह नीति गरीब और कमजोर वर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम सीमा सीमा क्या है। ठीक है ना, तो न्यूनतम कीमत सीमा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उच्चतम कीमत सीमा और न्यूनतम कीमत सीमा, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है और हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई कमी है तो बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।